हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज है दिनांक 28/7/2024 और आज के दिन बिलासपुर हाई कोर्ट के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मुझे कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस लगे थोड़ा टिपिकल लगे पहले से और थोड़ा सा कठिन लगा। तो आने वाला जो सीजी व्यापम के एग्जाम होगा जहां पे कंप्यूटर पूछे जाएंगे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली इसमें मैं आंसर बताऊंगा। जो लोग इस एग्जाम को दिए हैं वो इसका आंसर मैच कर लेंगे, और जो लोग नए हैं जो एग्जाम नहीं दिए हैं या फिर दूसरा सीजी व्यापम का एग्जाम देंगे, इस वीडियो का एनालिसिस लेंगे और समझेंगे कि इस तरह के प्रश्न भविष्य में पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 26वां नंबर से, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ इसमें टोटल 50 क्वेश्चन ही थे और इसमें 26 से लेके 50 नंबर तक का जो क्वेश्चन था वो कंप्यूटर का था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो कंप्यूटर का है उसमें चलते हैं कि ALU का पूरा नाम क्या होता है। ये सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि थोड़ा सा कूट वाला है, कथन कारण वाला है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। दो कथन दिया गया है, अभिकथन A और कारण R के रूप में दिया गया है। तो चलिए इसके पढ़ने के बाद जो 4 विकल्प दिया है उसमें हमको सही आंसर पता करना होगा। तो अभिकथन क्या दिया हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देशों का संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कारण इसका, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसको समझना है। देखिए, जब आप कुछ भी प्रोग्राम या कुछ भी प्रोग्राम कह सकते हैं जब स्टार्ट होता है, तो उसमें जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें क्या किया जाता है, डाटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन को भी वहां पे स्टोर किया जाता है। ठीक है, मतलब अभिकथन जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन कारण क्या दिया है कि रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये बिल्कुल गलत कारण है, क्योंकि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो नॉन वोलेटाइल नहीं, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या आता है, तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वो क्या है, एक तरह का नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, इसीलिए आप ये कहेंगे कि कथन बिल्कुल सही है लेकिन कारण क्या है, असत्य है। ठीक है, कथन बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, कथन ए सत्य है लेकिन कारण जो है असत्य। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा या फिर कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और ये जो प्रिंटर वाला पार्ट है इसको मैं अपना चैनल में कंप्लीट करा चुका हूं। इमेज के माध्यम से मैं इसको समझाया हूं, थ्योरी क्लास लिया हूं, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें भी मैंने रीड रोम रैम ये सब को बहुत अच्छे से समझाया, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे आज ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे पढ़ाए हुए आए हैं, आप हमारे चैनल में जाके थ्योरी क्लास वाले को देख सकते हैं। और MCQ वाला जो मैं कराया हूँ प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर का हॉस्टल वार्डन के लिए, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। ये क्वेश्चन तो एज इट इज मैं भी कराया हूँ। लेजर प्रिंटर, डेसिबल प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। इसमें अगर आप जाएंगे तो लेजर प्रिंटर जो है ये इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, यह एक नॉन इंपैक्ट का है। ठीक है, याद रखिएगा। लेजर प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और बाकी BCD सभी के सभी क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पाइथन एक खाली स्थान है। पाइथन क्या होता है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए या फिर मिलाइए। फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, क्रोम को सूची 2 में जो एप्पल है, मोजिला है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, इससे आपको मैच करना है। तो आप फायरफॉक्स का आपने सुना ही होगा कि फायरफॉक्स को हम क्या कहते हैं, मोजिला फायरफॉक्स कहते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, ए का हो जाएगा 2। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक वेब ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है,
तो ये बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद सफारी जो होता है एप्पल का है, ठीक है, सफारी किसका है, एप्पल का है। और लास्ट में है क्रोम, जो है किसका होता है, गूगल का होता है, गूगल क्रोम इसीलिए हम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आसानी से मैच हो गया। तो इसको अगर देखेंगे तो ए का 2, ठीक है, ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ए का 2 बी का 4 और सी का हो जाएगा 1, तो सी का 1 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए बिल का इसका बिल्कुल राइट है। तो आप में से इसका कितने लोग सही आंसर दिए हैं कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मैच करने के बाद लास्ट में बताइएगा कि इस एग्जाम को देने वाले कितने लोग ऐसे हैं जिसका कंप्यूटर सभी सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का प्रश्न है कि खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है और खाली स्थान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं कि ऐसे लैंग्वेज जिसको मशीन समझ सकता है, और हमारा कंप्यूटर एक मशीन है जो कि 0 और 1 की भाषा को ही समझता है, ठीक है, मतलब बिट्स को समझ सकता है। तो ये पहला जो खाली स्थान है उसमें क्या होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा खाली स्थान में बोला है कि लिखा गया प्रोग्राम मशीन के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को, और दूसरा जो होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता है, कोड्स का यूज किया जाता है, निमोनिक्स का यूज किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा, मशीन भाषा और असेंबली भाषा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए स्टोरेज डिवाइसों का उनके बढ़ते गति के अनुसार व्यवस्थित करना है। अकॉर्डिंग टू स्पीड जो है उनको अरेंज करना है कि किसकी स्पीड कम है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से हमको अरेंज करते चले जाना है। तो यहाँ पे जाएंगे तो जो ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क की गति जो है सबसे कम होता है इन सब में अगर देखा जाए तो। ऑप्टिकल डिस्क के बाद आता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब डी वाला। इसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव के बाद आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, मतलब इसको कहते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको शॉर्ट में कहते हैं, और हार्ड डिस्क ड्राइव को एचडीडी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। मतलब ईडी के बाद आ गया हमारा बी। इसके बाद आता है रैम, मतलब ऑप्शन नंबर ए, और सबसे ज्यादा स्पीड इन सब में होता है वो कैश मेमोरी का होता है सी। तो इस तरह का विकल्प अगर आप जाएंगे ईडीबीएसी, देखिए किस में होगा, ईडीबीएसी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का प्रश्न है कि सीपीयू का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों को नियंत्रित करता है। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, सीपीयू को मैंने अच्छे से समझाया था, ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं। इसका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर के अन्य जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो गतिविधि होती है, उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के उपकरणों को सही कालक्रम के अनुसार समझाएगी। देखिए अरेंज करना है, हमको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इसका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसके इवोल्यूशन का जो क्रम आपको अरेंज करना है कि कौन सा सबसे पुराना है फिर कौन सा नया है, ऐसा कुछ। तो इसमें अगर सबसे पहले जाएंगे तो आपको मिलेगा विंडोज एनटी, ठीक है, विंडोज एनटी ये सबसे पहले, मतलब डी वाला आएगा हमारा सबसे पहले। उसके बाद आएगा हमारा विंडोज 2000 सी वाला आ जाएगा। इसके बाद आएगा विंडोज एक्सपी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, विंडोज एक्सपी। इसके बाद आ जाएगा विंडोज विस्टा, ठीक है, बी वाला आ जाएगा। और सबसे लेटेस्ट इन सब में आएगा वो है विंडोज 7, ठीक है, याद रखिएगा। विंडोज 7 किस में है, ई में है, मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, DCABE कहाँ है, DCABE ऑप्शन नंबर सी देखिए, DCABE ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको किस में मेजर किया जाता है, आईपीएस में, MIPS में, जीपीएस में या फिर FLOPS फ्लॉप्स में। तो ये सब सबको इसका आंसर आई थिंक पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस में आता है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, कई बार मैंने खुद इसको लगाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लॉप्स, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड को फ्लॉप्स में मेजर किया जाता है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी एक बार पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन नंबर 37 है कि वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कई बार से नहीं, हाँ ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो नहीं देख के आप जल्दी जल्दी में हाँ वाले को मार देते हैं, आंसर मार देते हैं। तो इसको आपको बचना है, इससे क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका यूज वीडियो फाइल फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए नहीं किया जाता? MOV, WEBM, BMP या फिर FLV? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BMP। ठीक है, BMP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बिटमैप इमेज। ठीक है, बिटमैप इमेजिंग, ये जो है एक इमेज फॉर्मेट होता है, इसीलिए हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का प्रश्न है कि कौन सा डिवाइस MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता? स्कैनर का, माउस का, लाइट पेन का या फिर जॉयस्टिक का? तो हम जॉयस्टिक का यूज जो है MS ऑफिस में नहीं करते, बिकॉज जो जॉयस्टिक है इसका यूज जो है वीडियो गेमिंग में किया जाता है, वीडियो गेम में खेलने के लिए किया जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो जॉयस्टिक है इसका यूज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, MS ऑफिस में नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? फिर से यहां पे नहीं बोला है, अवीरा, इसके बाद कास्परस्की, नॉर्टन या फिर ओरेकल। इसमें कौन सा ऐसा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओरेकल। ओरेकल एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ओरेकल है क्या भाई? तो जो ओरेकल है ये आपने सुना होगा DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ओरेकल का यूज करते हैं। तो ये कह सकते हैं ओरेकल एक DBMS लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 नंबर का क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स और फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको शॉर्टकट की से क्वेश्चन नंबर पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान से देखना है कि जो शिफ्ट प्लस F5 है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F5 जो है ऑप्शन नंबर ए, इसको फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज करते हैं स्प्रेडशीट बॉक्स में, ठीक है ना, स्प्रेडशीट में। और साथ ही साथ जो कंट्रोल F है, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल F है, इसका यूज हम करते हैं किस लिए? तो कंट्रोल F का हम यूज कर सकते हैं सर्च बॉक्स के लिए। ठीक है, सर्च बॉक्स के लिए, मतलब ए और सी जो है इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 को आपको ध्यान से पढ़ना है कि जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीयता से भेजने के लिए केवल कंप्यूटर निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से जीमेल में अटैचमेंट भेजना चाहते हैं, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, और गोपनीयता को भी मेंटेन करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल भी होना चाहिए। तो आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे? तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते थे। तो सबसे पहले अगर आपको जीमेल में कुछ भेजना है तो आप अपने कंप्यूटर पर जीमेल में तो जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सबसे पहला हमारा स्टेप हो जाएगा। अब जब जीमेल में चले जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, कुछ भी जीमेल लिखने के लिए आपको कंपोज में जाना पड़ता है। तो जो डी वाला है कंपोज, वो हमारा दूसरा हो जाएगा। तो सी डी देखिए कहां पे आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में ही सी डी है, बाकी किसी में सी डी से शुरुआत है ही नहीं। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को हम क्लिक कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, आप इसको आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। इसी स्टेप को हमको फॉलो करना होता है ईमेल में अटैचमेंट को कॉन्फिडेंशियली भेजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित करें। देखिए, जो ऑडियो स्टोरेज होता है उसके इवोल्यूशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले कौन सा जो ऑडियो स्टोरेज आया था, फिर उसके बाद क्या आया था, इस हिसाब से हमको बनाना है। तो फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड, CD, एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड, कैसेट टेप या फिर रील टू रील मैग्नेटिक टेप। अब सबसे पहले इसमें अगर जाएंगे तो आपको देखेंगे एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड जो है ये सबसे पहले आया था इन सभी में। उसके बाद जो विनाइल वाला आप देख रहे हैं फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड, ये दूसरे नंबर पे, उसके बाद ये आया था। उसके बाद आया था रील टू रील मैग्नेटिक टेप, ये ई वाला, ठीक है, तीसरे नंबर पे। उसके बाद आप जो हमने कैसेट हम जानते थे, ये हमारा चौथे नंबर पे हो गया कैसेट, और 5वें नंबर पे CD। ठीक है, तो इस ऑर्डर में ऑडियो स्टोरेज का इवोल्यूशन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा C, फिर A, फिर E, फिर D, फिर B। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42
42 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती। मतलब जो हम ईमेल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इससे हम कौन सी सेवा यूज नहीं कर सकते, कंपोजिंग, ट्रांसफरिंग, रिपोर्टिंग या फिर वेब सर्फिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि हम वेब सर्फिंग ईमेल के माध्यम से नहीं कर सकते, उसमें हम कंपोजिंग करते हैं, ट्रांसफरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसको भी ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बड़ा है और ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही डर लगने लगता है, लेकिन डरना नहीं। यहाँ भी अभिकथन और कारण वाला है क्वेश्चन। अभिकथन है कि एक वेब ब्राउजर उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। विश्वव्यापी वेब को लेकर आपको डरना नहीं, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन आपके लिए कि बताइए कि वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है कि जो एक वेब ब्राउजर होता है वो किसी भी यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण क्या है, एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजेस में पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स और फोल्डर वेबसाइटों को नेविगेट करता है। ये कथन भी सही है, ठीक है। अब इसमें कौन सा विकल्प को आप सही लेंगे। ऑप्शन नंबर है अभिकथन ए और कारण दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। बी में गए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को आपको लेके चलना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखिए अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कारण को सही व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखिए इस एग्जाम का जब मॉडल आंसर आएगा, ठीक है, तो हम सही तरीके से इसको हम मैच कर लेंगे। फिर भी अगर मैं 25 क्वेश्चन जो बता रहा हूं इसमें मैक्सिमम चांसेस है कि 24 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सही होगा। फिर भी एक कहे कि एक संभावित आंसर है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस का नुकसान है, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर वायरस का नुकसान है। यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डाटा चुरा सकता है, बिल्कुल चुरा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर देता है, बिल्कुल सही है। कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकता है, नहीं ये वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा जो कंप्यूटर वायरस होता है ये तो क्या करता है, ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को प्रमोट करता है, इसीलिए ये वाला हमारा सही आंसर नहीं होगा। डी में गए कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही। ए बी डी देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी डी तीनों जो है कंप्यूटर वायरस से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। फायरवॉल, निम्डा, टेलनेट और माइक्रोसॉफ्ट एज, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए फायरवॉल क्या करता है, कंप्यूटर को हैकर से बचाने का कार्य करता है। मतलब ए का हम किसके साथ हम मैच करेंगे, ए को 4 के साथ मैच करिए, ठीक है, ए को 4 के साथ। निम्डा क्या है, निम्डा जो है एक तरह का कह लीजिए, ठीक है, ये निम्डा जो है ये क्या है, एक तरह का कंप्यूटर वायरस है। मतलब बी का हम कर देंगे 3, राइट। इसके बाद टेलनेट क्या होता है, तो टेलनेट दो कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। मतलब सी का हो गया क्या, 1 हो गया, ठीक है। और बच गया क्या, माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक तरह का प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये डी का हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसको आप अच्छे से मैच कर लीजिएगा, आंसर ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटर पर गेम खेलना, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण करना, अपने इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना, या फिर उनमें से कोई नहीं। देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेशन चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि अगर सिंपल भाषा में समझ सकते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट मशीन का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जैसे आजकल रोबोटिक्स का है, रोबोट को ह्यूमन की तरह सोचने समझने, उसकी तरह एक्टिविटी करने के लिए हम ऐसा प्रोत्साहित कर दे रहे हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम ही क्या है, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कि सीडी की भंडारण क्षमता कितनी होती है। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है, 700 GB, 700 KB, 700 MB या फिर 900 MB। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको तो मैं कई बार बताया हूं कि सीडी का स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 700 MB की होती है। क्वेश्चन नंबर 48 स्टोरेज यूनिट के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। किलोबाइट,
मेगाबाइट, बाइट और गीगाबाइट। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा बढ़ते क्रम में हमको अरेंज करना है, तो सबसे पहले इसमें आएगा बाइट। ठीक है, सबसे पहले आता है बाइट, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सबसे पहले। बाइट के बाद आएगा किलोबाइट, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसके बाद आएगा मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आएगा गीगाबाइट, जो कि ऑप्शन नंबर डी, मतलब CABD। देखिए कहाँ है CABD, अगर आप देखेंगे CABD, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा अगर पहले पढ़े होंगे इसको तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फिर से यहाँ सुमेलित करना है CDR DVD रोम, CDRW DVD RW। अब इसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हमको अरेंज करना है। ठीक है, देखिए तो यह CDR क्या करता है, तो ये एक बार लिखी गई, एक बार लिखो और कई बार इसको पढ़ सकते हैं, मतलब एक का एक बिल्कुल सही है। ठीक है, CDR को हम वर्म भी कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें क्या होता है, एक बार आप लिखा गया तो उसको कई बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद DVD रोम, जो DVD रोम है इसका काम क्या होता है, तो इसका है चौथा विकल्प, फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए केवल पढ़ने योग्य ही DVD मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। DVD, तो ये DVD रोम जो है, DVD रोम में एक बार कोई चीज डाटा अगर लिख दिया जाता है तो उसको बदला नहीं जा सकता, बार बार उसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, CDRW का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और ये क्या काम करता है, तो लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें आप बार बार लिख सकते हैं, बार बार इसको पढ़ सकते हैं। और चौथा है DVD RW, इसका हो जाएगा 2, पुनः लिखने और मिटाया जा सकने वाला DVD। इसको आप ध्यान से मैच कर लीजिएगा और याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ये अलग अलग क्वेश्चन भी इसको पूछा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आज का इस एग्जाम का 50वां और आखिरी प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, पूछा है। इन्फोसिक, गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर और अल्टा विस्टा, इसमें से कौन ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो अल्टा विस्टा है ये एक सर्च इंजन है। किसका सर्च इंजन है, तो याहू का एक सर्च इंजन था, याद रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वेब ब्राउजर था। ठीक है, यह एक वेब ब्राउजर है, किसका, MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कह लीजिए, या फिर विंडोज का एक वेब ब्राउजर था। बाकी इन्फोसिक भी एक सर्च इंजन था जो अब अस्तित्व में नहीं है, और गूगल तो एक सर्च इंजन है ही। ऑप्शन नंबर सी किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर डी में केवल सी जो है यही आंसर होगा। याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है सर्च इंजन नहीं है, एक क्या है, एक तरह का वेब ब्राउजर है। बाकी अल्टा विस्टा, गूगल और इन्फोसिक सभी के सभी सर्च इंजन था। तो हमने इसमें 25 क्वेश्चन जो कि आज पूछे गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में, तो उसको मैंने सॉल्व किया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही है, मुझे तो लगता है 25 में से 25 सही है। बाकी जो मॉडल आंसर आएगा तब पता चलेगा कि बोर्ड ने या फिर कह लिए CG व्यापन में इसका क्या आंसर लिया है। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लीजिए और चेक करिए कि इस 25 में से आपका कितना सही हो रहा है। कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।